वेलकम टू के अकेडमी। के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी जीवों में श्वसन। पाठ 6 जीवों में श्वसन। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि हाफ क्यों आ रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हो कि दौड़ने के बाद सांस तेज़ी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं और सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा कहाँ से आती है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। आप सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज को विखंडन ऑक्सीजन के रूप में द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा
ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन। यीस्ट एक कोशिक जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे तक दौड़ने, साइकिल चलाने या तो भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चित्र 6.1। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं। ग्लूकोज पेशी में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होने लगती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर के मालिश करवाने से पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। श्वसन। इस क्रियाकलाप में अपने शिक्षिका की उपस्थिति में करें। चेतावनी है, अपने नथनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब आप अपनी सांस को रोके रख सकें। चित्र 6.2। सांस को रोकना। बूझो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः जब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। अंदर ले जाना अंतःश्वसन और बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितना श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। ये 18 होती है लगभग।
श्वसन होते हैं, मतलब 1 मिनट में हम 18 बार सांस लेते हैं, 18 से 20 बार। अंत्य श्वसन, उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंत्य श्वसन और एक उच्च श्वसन। क्या अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहोगे? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा ये शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने की क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 6.2। सामान्यतः हमें यह आभास भी नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंत्य श्वसन करते हैं जितनी बार उच्च श्वसन करते हैं? और तेज़ चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर संख्या मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर संख्या मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम करने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 6.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना में अपने सहपाठियों की श्वसन दर से ज्ञात कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेज़ी से श्वसन करने लगता है या लगती है। इसके परिणामस्वरूप हमारी कोशिकाएं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ाती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट होता है कि सारी क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? कोई व्यस्त व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अत्यधिक व्यायाम करने में श्वसन में 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। सहपाठी का नाम विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन। स्वयं सामान्य अवस्था 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत 100 मीटर दौड़ने के बाद, और ऐसे दे रखी है विश्राम अवस्था में। क्रियाकलाप 6.3 किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होती है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 6.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए। ये घर का कुछ काम कर रही हैं, ये व्यक्ति सो रहा है, ये चल रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, ये पढ़ रहा है लड़का, ये मजदूरी का काम करते हैं। विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों में श्वसन दर भिन्न होती है। हम श्वास कैसे लेते हैं? आइए हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथनों यानी कि नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है।
नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। चित्र 6.4 वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। ये ग्रसनी है, ये श्वास नली है, ये वाली, ये फेफड़ा है अब हमारा, ये पसली है, ये सब। ये नासा गुहा है, नाक का द्वार यानी कि। ये मुख गुहा है, ये हमारे फेफड़े हैं, ये डायफ्राम। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशियां परत में जो डायफ्राम मध्यपट कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। चित्र 6.4 श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों में बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंत श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर। नीचे की ओर गति करता है। यह हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़ा वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर। फेफड़े वायु से भर जाए। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर। अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल, पराकण आदि होते हैं। जब हम अंत श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यदि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, जब ये गुहा की कोमल परत को उच्छेदित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें। जब हम छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कण को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंत श्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमारे आसपास के वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल, पराकण आदि होते हैं। जब हम अंत श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं। जब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। ठीक है। वायु अंदर आती है, पसलियाँ बाहर की ओर गति करते हैं।
अंतःश्वसन मतलब जब हम सांस लेते हैं वायु अंदर आती है, पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर। जब हम उच्च श्वसन करते हैं यानी कि सांस छोड़ते हैं, वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है, पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं, डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है, वो वायु पूर्व बाहर निकल जाती है। चित्र 6.5 में अपने शरीर में इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं? धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबद्ध है, इससे अवश्य बचना चाहिए, मतलब धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना यानी कि वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक यह दावा करता है कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है या सकती है। क्यों न आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। क्रियाकलाप 6.4। एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का यानी कि छाती का, सीने का आमाप लीजिए। इस माप को सारणी 6.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए। चित्र 6.6 बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप में मॉडल के रूप में द्वारा समझा सकते हैं। सहपाठी का नाम, अंतःश्वसन के समय, उच्च श्वसन के समय, आमाप में अंतर। सिक्स 6.6 वक्ष के आमाप का मापन। बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। क्रियाकलाप 6.5। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इस पैदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 6.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। बोतल का ढक्कन लगा दीजिए। उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायु रुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पैंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? प्लास्टिक की बोतल और ये गुब्बारे हैं, रबड़ की शीट। श्वसन की प्रक्रिया को दिखाने के लिए प्रतिरूप यानी कि इस प्रकार का दिखता है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये सांस ले रहे हैं, ये सांस छोड़ रहे हैं। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत किस
इसे प्रदर्शित करती है। अब आप श्वसन की प्रक्रिया को समझने में समर्थ हो गए होंगे। हम श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? क्रियाकलाप 6.6, कोई पतली स्वच्छ परखनी लीजिए जिसमें कॉर्क लगाते हो। यदि परखनली उपलब्ध नहीं हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल लगा सकते हैं। बेहतर जीवन के लिए श्वास, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम से हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। परखनी में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ नली को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ को डालिए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। चित्र 6.8, क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं, यह गैसों का मिश्रण होता है। अंतःश्वासित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, अंतःश्वासित वायु में 21% ऑक्सीजन, 16.4% ऑक्सीजन सांस छोड़ते समय, 0.004 कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हम सांस लेते हैं 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.004% कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब छोड़ते हैं 16.4% ऑक्सीजन, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह देखा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के ये बिंदुकण कहाँ से आते हैं? क्या जंतुओं में श्वास? 6.5, अन्य जंतुओं में श्वसन, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन करते हैं, कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। वो जो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच, तिलचट्टा, घोंघे, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर भी के फेफड़े होते हैं। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। चित्र 6.9, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। श्वास प्रणाल तंत्र, ये तुम्हारा कॉकरोच है। समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है।
इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्र से बाहर निकल जाती है। श्वासनाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। केंचुआ कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुओं की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। तथापि मेढक से मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं मेढक में। तथापि ये अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। जल में श्वसन। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन करते हैं। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। बूझों ने दूरदर्शन कार्यक्रम में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती है। वे ऐसा क्यों करती है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।